है तो वो लोग वहां जाके उस सामान को ले आते थे और बदले में जो वहां के लोगों की जरूरत का सामान होता था वो उनको दे आते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे व्यापार यानी कि ट्रेड चल रहा था, कोई टैरिफ या टैक्स वगैरह नहीं लग रहा था। अब कई सेंचुरीज तक ऐसा चला और जब 17 से 18 सेंचुरी बीसी का टाइम आया तो इस टाइम पे आज का जो इराक है उस एरिया से कुछ ट्रेडर्स अपना सामान गधों पे लेके आज का जो टर्की वाला एरिया है वहां ले जाके व्यापार यानी कि ट्रेड करने लगे और प्रॉफिट बनाने लगे। अब जब ये ट्रेड हो रहा था इस एरिया में तो वहां के जो लोकल रूलर्स थे तो उन्होंने कहा कि तुम हमारा रास्ता यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी का यूज कर रहे हो, हमारे इलाके में आप आते हो, मोटा प्रॉफिट बनाते हो, तो हमें भी इस प्रॉफिट के अंदर से कट चाहिए होगा। तो ये जो प्रॉफिट के अंदर कट बना, जो परमिशन फीस थी, उसको निशातुम बोला गया और इस निशातुम वर्ड को सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंटेड ट्रेड टैक्स में से एक माना गया। अब ये जो ट्रेड करते टाइम एरिया के जो रूलर्स परमिशन फी ले रहे थे यानी कि निशातुम ले रहे थे, ये कॉन्सेप्ट दुनिया के भी बाकी एरिया में लोग चलाने लगे, बस नाम अलग अलग होते थे। जैसे ग्रीस वाले सेम टैक्स को पेंटिकोस्टी बोलते थे, रोमन एम्पायर पोर्टोरिया बोल रहे थे और इंडिया के अंदर शुल्क नाम यूज होता था। अब देखिए इसके बाद जब टाइम के साथ ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगे तो दुनिया भर के जो पोर्ट्स और कंट्री के बॉर्डर्स थे तो यहाँ पे ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों के लिए और रूल्स बनाए गए। ट्रेडर्स जब ट्रेड करने के लिए कंट्री के बॉर्डर्स पे सामान बेचने आते थे तो ट्रेड के लिए लाए गए सारे सामान का नाम, उनका प्राइस और उस पे लगने वाला टैक्स को एक पेपर पे लिख लेते थे और किसी भी कंट्री में ट्रेड करने के लिए घुसने से पहले उसके बॉर्डर पे इस पेपर को सबमिट करते थे। अब इस टाइम पे अरब ट्रेडर्स जो थे ये मेडिटेरियन, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सदर्न यूरोप हर तरफ ट्रेड कर रहे थे और बॉर्डर पे ये जो ट्रेड करने वाले सामान की जो लिस्ट सबमिट होती थी उसे तरइफ बोलते थे और अरबी में इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन। डेली लैंग्वेज में अरब ट्रेडर्स बोलते थे तरइफ जमा कर दिया, तरीफ ज्यादा लग गया और फिर ये जो तरइफ जो वर्ड है ये यूरोप में जाके तरीफा बना और फिर जब आगे चल के इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो टैरिफ बन गया। तो 18th सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम तक जो किंग और गवर्नमेंट टैक्स ले रहे थे इसका मेन काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता था, कोई बैन या ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन इस टाइम पे नहीं थी। लेकिन ईयर 1721 में क्या होता है कि इंडिया और चाइना बहुत ही सस्ते में हाई क्वालिटी कपड़े ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कपड़े वहां की जो लोकल जनता थी वो खरीदना बंद कर दिया था उन्होंने। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान वहां के लोकल बिजनेस को हो रहा था, वहां जॉब क्राइसिस शुरू हो गई थी। तो ये वो टाइम था जब इनकी गवर्नमेंट को समझ में आया कि बाहर से सामान इंपोर्ट करने में रेवेन्यू तो जनरेट होता है लेकिन लोकल बिजनेस डूबते हैं और डिपेंडेंसी जो दूसरी कंट्री पे बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए ब्रिटेन क्या करता है, कैलिको एक्ट ऑफ 1700 एंड 1721 लेके आया। तो इसके आने के बाद इंडिया और चाइना के जो कपड़े थे उसमें एक तरह से बैन लग गया था। लेकिन ये करने के बाद इसका इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं हुआ क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी अपनी ट्रेड पॉलिसी टाइट की और ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू पूरी दुनिया में अपना सामान बेचना चाहता था उसमें दिक्कत आती उसको और इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब हो रहे थे। इनफैक्ट ब्रिटेन के जो लोकल लोग थे वो भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे थे कि उनको लो क्वालिटी कपड़े महंगे में खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो इससे निपटने के लिए ब्रिटेन ने प्लान बनाया। इस प्लान को आज की लैंग्वेज में टैरिफ शेड्यूल भी बोला जाता है। ब्रिटेन ने क्या किया, इस टाइम पे बाहर की कंट्री से जितने भी आइटम आ रहे थे उनकी लिस्ट बनाई और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी बनाई एसेंशियल आइटम जिनकी शॉर्टेज थी, जो इनको खुद बनाने में दिक्कत आती थी, उस पे तो इन्होंने बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। और जो एसेंशियल आइटम नहीं थे या जिन आइटम का प्रोडक्शन ऑलरेडी ब्रिटेन में हो रहा था या लोकल बिजनेसमैन के लिए डायरेक्ट कंपटीशन बन रहे थे, उन पे हैवी टैरिफ लगाया। कॉन्सेप्ट इनका सिंपल था कि डायरेक्ट सामान पे बैन लगाने से रिलेशन खराब होते हैं, तो जो सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खाली उस सामान पे हैवी टैरिफ लगा दो ताकि लोकल मार्केट में जब सामान बिकने आए तो महंगा हो जाएगा और जब महंगा हो जाएगा तो लोग अपने आप ही नहीं लेंगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है टैरिफ को लेकर, ट्रंप ने भी यही चीज की है, अभी आगे आएगा। तो ब्रिटेन ने ये जो किया, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इतना फेमस हुआ कि बाकी कंट्रीज ने भी इसको यूज करना चालू कर दिया। तो 4 जुलाई 1789 को यूएस भी टैरिफ एक्ट लेके आया। इनफैक्ट ब्रिटिश इंडिया भी ईयर 1878 में सी कस्टम्स एक्ट लेके आए। फिर ईयर 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट आया। तो ऐसे करके दुनिया के अलग अलग कोने में टैरिफ लगने लगे अलग अलग तरीके से। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिसका जो मन कर रहा था वो टैरिफ लगा रहा था। लेकिन 29 अक्टूबर 1929 को यूएस में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। पूरा यूएस का मार्केट डाउन पड़ गया, लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यूएस के अंदर जॉब जाने लगी और इसका इंपैक्ट बाकी दुनिया पे भी पड़ा। तो जब ऐसा हुआ तो इससे निपटने के लिए उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट
हर्बर्ट ने अपने लोगों की जॉब और लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए 17 जून 1930 को एक स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट लेके आए यूएस के अंदर। और इस एक्ट के आने के बाद ये हुआ कि बाहर से जितना भी सामान आ रहा था यूएस के अंदर, उसमें से 20,000 आइटम्स पे 40 से 60% टैरिफ लगा दिया गया। कुछ आइटम्स पे तो 100% टैरिफ लगा दिया गया। जो इस टाइम पे ट्रम्प कर रहे हैं, कुछ उसी तरीके की चीजें यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने भी किया। और जब इस टाइम पे ये चीज हुई तो जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी देख के कहा कि हमें भी अपनी लोकल मार्केट बचानी है। तो ऐसी सिचुएशन में 25 कंट्रीज थी, उन्होंने यूएस के ऊपर उल्टा टैरिफ लगा दिया। और सिचुएशन ये हो गई कि सारे देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने लगे। और इससे सिचुएशन ऐसी बन गई कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा था और ट्रेड वॉर के चक्कर में सबके सामान महंगे हो गए और सामान बिकना बंद हो गए उनके। और पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड चल रहा था वो 66% डाउन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट 24.9% तक पहुंच गया। और यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट, जिनका ये आइडिया था, वो भी इलेक्शन हार के बाहर हो जाते हैं। तो इस टाइम पे दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस गई थी। और यहां भी बात खत्म नहीं हुई। सितंबर 1939 को सब लोगों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर भी शुरू कर दी। और वॉर खत्म होने तक कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम ठप पड़ गई। तो ये सारी चीजें होने के बाद सबको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो बिना स्ट्रेटेजी बनाए एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो सबने डिसाइड किया कि टैरिफ को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि लोकल इंडस्ट्रीज भी बची रहें और ट्रेड भी एकदम बंद ना हो जाए। तो इस सिचुएशन के बाद फिर 23 कंट्रीज एक साथ आई, जिसमें इंडिया और यूएस भी थे। यूएस वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी पावर बन गया था, तो यूएस ही इन 23 कंट्रीज को लीड कर रहा था। तो 30 अक्टूबर 1947 को इंडिया की आजादी से 2.5 महीने के बाद इन कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम रखा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड सिस्टम, गैट। Today, nations from around the world have come together to sign the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, a landmark move aimed at lowering tariffs and reshaping global commerce. ये जो गैट सिस्टम है यही अभी आगे चल के WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो ये जो गैट बनाया सारी कंट्रीज ने, इसको सारी कंट्रीज इसलिए लेके आई ताकि 1930s वाली जो ट्रेड वॉर में नुकसान हुआ वो दोबारा ना हो और इससे पहले कि सब लोग एक दूसरे पे फिर से टैरिफ लगाना शुरू कर दें, एक कॉमन रूल बना लिया जाए वर्ल्ड में, तो सब कुछ सही से चलेगा। दूसरा एक दिक्कत और हो रही थी कि ट्रेड करते टाइम, टैरिफ लगाते टाइम फेवरेट कंट्रीज और फेवरेट ब्लॉक को फेवर कर रही थी और दूसरे ब्लॉक की जो कंट्रीज थी उनको टैरिफ में डिसएडवांटेज दे रही थी। तो ये भी एक बहुत मेन रीजन था 1930s में जो ट्रेड वॉर का इंपैक्ट आया था। तो जब ये गैट बनाया गया तो इसके आर्टिकल 1 में एक क्लॉज डाला गया MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसमें यह था कि अगर एक गैट मेंबर कंट्री किसी एक कंट्री के सामान पे कम टैरिफ लगाएगी तो बाकी मेंबर कंट्रीज को भी सेम टैरिफ रेट देना होगा। किसी को ज्यादा टैरिफ और बाकियों को कम टैरिफ ऐसा नहीं कर सकते। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई फेवरेट कंट्री नहीं होगी, कोई एक्सक्लूसिव डील नहीं होगी, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा ट्रेड करते टाइम। लेकिन यूएस जो था अपनी नेबरिंग कंट्री कनाडा वगैरह के साथ बहुत ही कम टैक्स लगा के ट्रेड करता था। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन भी आपस में कम टैरिफ लगा के ट्रेड करते थे। तो इनके लिए यह दिक्कत होती कि जो टैरिफ ये अपने आसपास की यानी कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन वाली आपस की कंट्रीज में जो टैरिफ रेट दे रहे हैं वो बाकी कंट्रीज को भी देना पड़ता है। तो यूएस ने एक चीज की जिसमें गैट का जो MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो क्लॉज था वो बाईपास हो गया। यूएस ने गैट में आर्टिकल 24 और 21 ऐड करा दिया जिसमें यह था कि अगर कोई दो गैट मेंबर कंट्रीज हैं, गैट के जनरल रूल से हट के आपस में अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहें यानी कि FTA करना चाहें और आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना के कम टैरिफ रेट लगा के करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और ये जो कंट्रीज FTA करेंगी ये गैट से अलग होगा। इसमें अगर वो कोई टैरिफ रेट सेट करेंगी तो उसको उनको बाकी कंट्रीज के ऊपर भी सेम देने की जरूरत नहीं है। और ये चीज तब भी कर सकती है कोई कंट्री अगर उसको कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो। तो अभी करंट सिचुएशन में भी आप देखते होंगे WTO में जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन WTO से हट के अलग से FTA किया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया, अभी आगे चल के यही WTO में बनेगा। अभी जब ट्रम्प की एंट्री होगी तो आएगा ये सब आगे। तो अब यहां से गैट बन गया और ट्रेड वगैरह बहुत सही से चलने लगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जो यूएस था उसने क्या किया था, अपने फार्मर से क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस करवा के बल्क में व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन इनका प्रोडक्शन करवाया था। क्योंकि वॉर के टाइम में बल्क में फूड की सप्लाई की जरूरत होती है। उस समय अगर फूड की कमी हो जाए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। तो अब वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो चुकी थी लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, तो डिमांड कम हो गई थी और प्रोडक्शन ज्यादा था और इन आइटम्स को स्टोर करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, पैसा ज्यादा लग रहा था। और उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी वहां पे भी बहुत ज्यादा अकाल, सूखा और भूखमरी थी।
ईयर 1954 में यूएस प्रेसिडेंट डॉइट ने एक पब्लिक लॉ 480 एग्रीकल्चर ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट एक्ट ये लेके आए। इसको शॉर्ट में आजकल PL 480 नाम से भी बोलते हैं लोग। तो इसमें यूएस ने क्या किया कि यूएस के पास जो लो क्वालिटी